हेलो बच्चों, तो आज हम देख लेते हैं सिविक्स से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को, जिसमें से आपको बता दूं 20 में से आपके पेपर में अच्छे खासे क्वेश्चन आ जाएंगे। चलिए ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि सत्ता के साझेदारी के रूपों का वर्णन करें। भाई रूप क्या है सत्ता की साझेदारी के, उसको बताना है। सबसे पहले आपका आता है क्षैतिज रूप, फिर आता है ऊर्ध्वाधर वितरण, तीसरा आपका आता है सामुदायिक सरकार। देखो क्षैतिज वितरण के अंदर क्या आता है, आप देख लो, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका, ये तीनों क्या आते हैं आपके क्षैतिज वितरण के अंदर आते हैं, जो आपको देखने को मिलेंगे। और ऊर्ध्वाधर वितरण के अंदर आपका आता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार। और जो आपका थर्ड आता है सामुदायिक सरकार, वो आपका होता है एक स्पेशल सरकार होती है। ये आपको देखने को मिलेगी कहां पे, बेल्जियम में देखने को मिलेगी। कहां पे देखने को मिलेगी, बेल्जियम में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन जो कि है हमें सत्ता की साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, मतलब क्या जरूरत है हमें कि सत्ता की साझेदारी करे, क्यों भाई, क्यों करे, क्यों हम पावर को शेयर करें। चलिए इन चीज को हम देख लेते हैं, जो कि है हमारा इसका पहला रीजन है कि टकराव को कम करने के लिए। भाई जो समाज के अंदर जितने भी वर्ग है ना, उनके टकराव को कम करने के लिए सत्ता की साझेदारी करना क्या है, बहुत जरूरी है। दूसरा है सुव्यवस्थित राजनीति के लिए, मतलब अपनी जो राजनीतिक प्रक्रिया है उसको करें एक ठीक ढंग से चलाने के लिए क्या है, हमें सत्ता की साझेदारी की जरूरत होती है। तीसरी है लोकतंत्र कायम रखने के लिए। भाई लोकतंत्र कायम रखने के लिए सत्ता की साझेदारी करना क्या है, बहुत जरूरी है, इसीलिए सत्ता की साझेदारी करना जरूरी है। और सबसे लास्ट में आता है सरकार के कार्यों का बंटवारा करने के लिए, या फिर कह सकते हैं कि सरकार के कार्यों को बांटने के लिए। भाई देखो सरकार, जैसे कि एक ही सरकार क्या है, एक सरकार, तो इसके ऊपर ज्यादा बर्डन पड़ेगा। लेकिन आप सोचो कि सेम लोग हैं, बहुत सारे क्या है, 4-5 लोग हैं सरकार में अब काम करने वाले, तो क्या होगा, काम क्या हो जाएगा, बट जाएगा। ठीक, अब हम देख लेते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका में गृह युद्ध का वर्णन करें। या फिर देखो सेम क्वेश्चन ऐसे उठ कर आ सकता है, श्रीलंका में गृह युद्ध के कारण क्या थे। ठीक, देखो श्रीलंका की स्टोरी आप सबको पता होगी कि श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन थे, सिंगली थे और अल्पसंख्यक तमिल थे। इनके तमिलों के साथ बहुत भेदभाव हुआ और सिंगलियों ने बहुत भेदभाव किया। और सबसे बड़ी बात क्या थी कि सिंगली ज्यादा है, फिर भी इन्हीं को आरक्षण मिला, इन्हीं को सरकारी नौकरी मिली, इन्हीं को शिक्षा मिली, इन्हीं को हेल्थ मिली, इनको सब कुछ मिला, और अल्पसंख्यकों को कुछ नहीं मिला। यहां तक कि अल्पसंख्यकों को यह भी कहा जाता था कि आप हमारे देश के नहीं हो, आप चाहो तो इस देश को छोड़ के चले जाओ। ठीक, इसी कारण से श्रीलंका में क्या हुए, बहुत सारे गृह युद्ध देखने को मिले। अब इसी श्रीलंका के अंदर से क्या आता है, आपके एक नंबर के क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है। ऐसे मान लो कि श्रीलंका की आजादी कब हुई थी, श्रीलंका में कितने परसेंट तमिल रहते हैं, श्रीलंका में कितने परसेंट सिंगली रहते हैं, ये सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। और तो और ये भी क्वेश्चन देखने को मिल जाता है कि श्रीलंका में कितनी बार गृह युद्ध हुआ। ये सारे तो एक नंबर के क्वेश्चन। अब देखो इसमें से ये भी क्वेश्चन पूछने को मिल जाता है कि श्रीलंका के तमिलों को लेके हमारे भारत के तमिलों का क्या कहना है, या फिर भारत का श्रीलंका के प्रति क्या कहना है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम देख लेते हैं बेल्जियम की समझदारी का विस्तार से वितरण करें। देखो बेल्जियम में भी क्या होती है, आपकी सत्ता की साझेदारी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर वहां की सरकार ने क्या करा कि भाई कैपिटल में एक अलग सरकार बना दी, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें तीनों समुदाय जो है उन सबकी सरकार में रख दी, और इन्होंने क्या कहा, एक सामुदायिक सरकार की स्थापना कर दी। ये सारी चीजें कैसे की संविधान में 3-4 बार उन्होंने संशोधन किए और सारी चीजों को डालते गए। ये सारी चीजें क्यों किया, क्योंकि बेल्जियम ने ना श्रीलंका का संघर्ष या फिर श्रीलंका के गृह युद्ध पहले ही देख चुका था, तो बेल्जियम ऐसा नहीं चाहता था कि बेल्जियम में भी श्रीलंका की तरह क्या हो, गृह युद्ध चले। ठीक है, अब इससे भी कई बार बेल्जियम के टॉपिक के अंदर से भी एक नंबर के क्वेश्चन पूछने को मिल जाते हैं कि बेल्जियम में कितने परसेंट आपके फ्रेंच भाषा बोलने वाले रहते थे, कितने परसेंट डच भाषा बोलने वाले रहते थे, और कितने परसेंट जर्मन भाषा बोलने वाले लोग रहते थे। और बेल्जियम की राजधानी जो ब्रुसेल्स थी, वहां पे कौन सी भाषा का दबदबा था, मतलब कौन सी भाषा बोलने वाले ज्यादा लोग देखने को मिलते थे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है संघवाद के प्रकारों का वर्णन करें। देखो संघवाद, बेसिकली संघवाद होता है 2 स्तर की सरकार, और संघवाद के प्रकार होते हैं आपके 2। कितने प्रकार होते हैं, 2। सबसे पहला है आपका कि सबको साथ में लाकर संघवाद। ठीक है, मतलब कि कई सारे स्टेटों को एक साथ लेके आएंगे और संघ का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, संघ का निर्माण करेंगे, एक संघवाद ये है। ओके, दूसरा संघवाद है स्टेट को एक साथ रख के संघवाद, मतलब कि जो हमारे स्टेट हैं, सारे स्टेट सबको अलग अलग रखें, सबको अलग अलग पावर देंगे। क्या देंगे, अलग अलग पावर, लेकिन सबको अलग होने का कोई अधिकार नहीं होगा। जैसे कि मान लो पहले का एग्जांपल है आपका यूएसए, क्योंकि यूएसए में 50 छोटे छोटे स्टेट हैं और उन सबको मिला के वो क्या बनाए, संघवाद बनाए।
दूसरे का है भारत, जो कि सबको साथ रखकर है। इसमें क्या है कि हम राज्यों का निर्माण करेंगे और उनको कुछ स्पेशल शक्तियां देंगे, लेकिन ध्यान रखना कि ऐसी कोई शक्ति नहीं होगी कि राज्य अपनी मर्जी से अलग हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम कि भारतीय संघवाद की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। ये क्या है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर आता है। क्या आता है ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। भारतीय संघवाद का विस्तार से वर्णन करें या फिर भारतीय संघवाद की विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करें। संघवाद की क्या विशेषता है? सबसे पहले दो स्तर की सरकार। कितने स्तर की सरकार है? दो, पहला राज्य और दूसरा केंद्र, ठीक है। दो स्तर की सरकार है, राज्य और केंद्र। और राज्य के पास क्या होती है? कम पावर होती है, केंद्र के पास ज्यादा पावर होती है। कितनी पावर होती है? ज्यादा। ध्यान रखना, संघवाद जो मेन संघवाद होता है ना, बेसिकली संघवाद का जिसने कॉन्सेप्ट दिया, वहां पे राज्य पे ज्यादा शक्ति होती है और केंद्र पे कम। लेकिन भारत में क्या है? उल्टा है, भारत में केंद्र पे ज्यादा है और राज्य पे कम है। दूसरा पॉइंट है हमारा स्वतंत्र न्यायपालिका। जो भारतीय संघवाद है ना, उसके अंदर न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाया गया है, ताकि कभी राज्य और केंद्र के बीच में विवाद हो तो न्यायपालिका उसका हल कर सके। तीसरा है कार्यों का बंटवारा। अब देखो यहाँ पे क्या किया गया है कि राज्यों के कार्य अलग है, केंद्र के कार्य अलग है, ताकि कभी ऐसा ना हो कि राज्य और केंद्र सेम कार्य करने लगे और उनकी लड़ाई हो जाए। चौथा आपका आता है संविधान की सर्वोच्चता। संघवाद के अंदर एक चीज रखी गई है कि हमारा संविधान क्या होगा? सर्वोपरि होगा, उसमें सारी चीजें बताई गई होगी और सबसे ऊपर होगा हमारा संविधान। कोई भी उससे ऊपर नहीं होगा, कोई राज्य सरकार नहीं होगी, कोई केंद्र सरकार नहीं होगी। और लास्ट में आता है लिखित संविधान। क्या आता है? लिखित संविधान, जिसका मतलब होता है कि संविधान में सारी चीजें लिखी है, राज्य को क्या करना है, केंद्र को क्या करना है, ठीक। अगर आपको कभी डाउट हो तो जाकर संविधान को पढ़ लो और उसको और उस चीज का वर्णन कर लो और उस चीज का विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लो कि राज्य और केंद्र को क्या क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पंचायती राज व्यवस्था का विस्तार से वर्णन करें। देखो पंचायती राज में भी ये भी क्या है? एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर में पूछ लेता है। क्या पूछता है? 5 नंबर में पूछ लेता है। कितने पूछता है? 5 मार्क्स में। और यहां से 1 मार्क्स से क्वेश्चन भी कई बार पूछे जा सकते हैं। जैसे कि पंचायती राज को कब लाया गया था? 1992 में लाया गया था। कई जगह 92 है, कई जगह रखी थी 93 भी रखी जाती है। क्या रखी जाती है? 93, लेकिन आपकी बुक में 92 दे रखा है तो आप 92 मानना, ठीक, क्योंकि एनसीईआरटी जो चीज कही जा रही है उसी को मानना आपका क्या है? कर्तव्य है। बाकी इसमें क्या क्या संशोधन किए गए थे 73 और 74 में, ये देख लेते हैं। 73वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था और 74वें में क्या किया गया था। देखो बेसिकली ज्यादातर चीजें क्या थी? सेम थी, बस ये त्रिस्तरीय बनावट क्या है? थोड़ा सा अलग है। 73वें में त्रिस्तरीय बनावट क्या है? ग्राम सभा, प्रखंड और जिला। एक गांव के लिए ग्राम सभा, 5 से अधिक गांवों के लिए प्रखंड और एक जिले में उपस्थित सभी गांवों के लिए जिला पंचायत। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। अगला देख लेते हैं नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम। नगर पंचायत ऐसे गांवों के लिए होता है जो शहर बनने शुरुआत हुई है। नगर परिषद ऐसे गांवों के लिए होता है जो आधा शहर है और आधा क्या है? गांव है। नगर निगम ऐसे गांवों के लिए होता है जो कि पहले क्या था? गांव था, लेकिन वर्तमान समय में क्या है? पूरी तरीके से शहर बन चुका है। ठीक है, इसके बाद थर्ड आता है हमारा आरक्षण व्यवस्था। स्थानीय शासन में आरक्षण व्यवस्था को रखा गया। इसमें SC, ST, OBC और महिलाओं को 1/3 रिजर्वेशन दी गई। ध्यान रखना, पहली बार महिलाओं को रिजर्वेशन दी जा रही है। क्या दी जा रही है? पहली बार। और ये क्या है? 1 नंबर का एक क्वेश्चन भी है कि स्थानीय शासन में महिलाओं को कितने % रिजर्वेशन दिया गया था? तो कितना दिया गया था? 1/3%, जिसको हम 33% भी कहते हैं। क्या कहते हैं? 33%। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा राज्य निर्वाचन आयोग का निर्माण। स्थानीय शासन करवाने के लिए स्पेशली एक राज्य निर्वाचन आयोग बनाया गया। इसका मतलब होता है कि मान लो कि जिस भी स्टेट में स्थानीय शासन के चुनाव करवाने होंगे, जैसे कि हम लेट सपोज कर लेते हैं दिल्ली के, क्या कहते हैं? दिल्ली में क्या कहते हैं? दिल्ली के स्थानीय शासन के सरकार के चुनाव करवाने हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? दिल्ली इलेक्शन कमीशन। क्यों? क्योंकि न्यू इलेक्शन कमीशन का निर्माण किया गया ना, और वो भी हर स्टेट में होगी। ऐसे ही मान लो यूपी में होगा तो यूपी इलेक्शन कमीशन। ध्यान रखना, जिस स्टेट में होगा उस स्टेट का इलेक्शन कमीशन होगा। इसके बाद क्या किया गया? कार्यों का बंटवारा किया गया। स्थानीय शासन में गांव वाले क्या काम करेंगे और शहर वाले क्या काम करेंगे। तो इसमें की गई अनुसूची नंबर 11 और अनुसूची नंबर 12 का निर्माण। इसमें सभी के कार्यों को लिखे गए कि आपको क्या क्या कार्य करने हैं और क्या क्या नहीं करने। इसके बाद आता है हमारा कार्यकाल। कार्यकाल से क्या रखा गया? 5 साल की, 5 साल के टाइम पीरियड के लिए आप क्या कहोगे? चुने जाओगे। इसके बाद आपके इलेक्शन दोबारा होंगे। अगर आपने अच्छे काम किए होंगे तो आपको रखा जाएगा, अच्छे काम नहीं किए होंगे तो आपको नहीं रखा जाएगा। और अब हम देख लेते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि कहता है
कि सांप्रदायिकता से आपका क्या अभिप्राय है। सांप्रदायिकता का मतलब होता है कि किसी एक स्पेशल धर्म की विशेषताओं को बताना, मतलब कि आप अपने धर्म के बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें बताओगे और उसकी बुराइयां बिल्कुल नहीं करोगे, और अगर कोई करता है तो आप क्या कहोगे, नहीं ऐसा चीजें नहीं होती है। ठीक है, ये सारी चीजें सांप्रदायिकता के अंदर आती है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है जो कि है भारतीय संविधान द्वारा समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या चीजें की गई। देखो जैसे कि आपको पता है कि भारतीय समाज के अंदर धर्म, जाति, लिंग, इन सब के आधार पर ना बहुत प्राचीन काल से ही ना भेदभाव चलते हुए आ रहा है। इन भेदभाव को हटाने के लिए भारतीय संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, चलिए इन सब चीजों को देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे आते हैं आर्टिकल नंबर 14 से लेकर आर्टिकल नंबर 18 तक, जो कि हमारे समानता का अधिकार है। क्या है? समानता का अधिकार। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि आर्टिकल नंबर 14 में क्या है। आर्टिकल नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता। क्या है? कानून के समक्ष समानता, मतलब कानून सबके लिए क्या है, इक्वल है। 15 में है कि धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान या फिर रंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ सार्वजनिक जगहों पे कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। 16 में आपका अवसर की समानता है कि सही व्यक्ति को विकास करने का समान अवसर मिलेगा। 16.4 में आपका आरक्षण व्यवस्था है, जैसे कि SC, ST, OBC इन सबको क्या दे रखी है, आरक्षण दे रखा है ताकि ये लोग भी अपना विकास कर सके। 17 में है छुआछूत का अंत और 18वां में है उपाधियों का अंत। ये सारी चीजें दे रखी है ताकि भारतीय समाज में जो प्राचीन टाइम से ही भेदभाव रहा है उस भेदभाव को खत्म किया जा सके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं कि पितृसत्तात्मक समाज से आपका क्या अभिप्राय है। देखो पितृसत्तात्मक समाज एक ऐसा समाज होता है जो पुरुष प्रधान होता है, मतलब यहाँ पे पुरुषों को सारे अधिकार होते हैं और महिलाओं को कोई अधिकार नहीं होते। और आगे हम देख लेते हैं और क्वेश्चन को, तब तक आप इसको नोट डाउन करें, फटाफट से नोट डाउन कर लो, इतने आगे बढ़ते हैं। चलिए हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है लोकतांत्रिक सरकार को एक वैध सरकार क्यों माना जाता है। मतलब लोकतांत्रिक सरकार जो है एक अच्छी सरकार क्यों है और सरकारों से बेहतर क्यों है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। देख लेते हैं इसका आंसर क्या है। आंसर क्या है? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। मतलब सबसे पहला पॉइंट कहता है कि लोकतंत्र में क्या होता है, स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव होता है। दूसरा पॉइंट कहता है नियमित सार्वजनिक बहस। मतलब आपने देखा होगा कि लोकतंत्र के अंदर नियमित रूप से बहस होती रहती है, वाद विवाद होते रहता है। तीसरा पॉइंट है नागरिकों को सूचनाओं का अधिकार है, अगर नागरिक चाहे तो किसी भी चीज की सूचना प्राप्त कर सकता है, ये लोकतंत्र की एक विशेषता है। चौथा है पारदर्शी फैसले। मतलब सरकार जो भी फैसले लेती है वो सबको पता चल जाता है और यही बताती है कि हमने फैसले क्यों लिए हैं। पांचवा है नियोजित विधायन। मतलब कि जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी सजा है, ये सारी क्या है, पहले से नियमित है। ऐसा नहीं है कि आपको देख के आपके लिए कुछ स्पेशल सजा बनाई जाएगी। अगला जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि लोकतंत्र के सभी परिणामों का विस्तार से वर्णन करें। देखो इसके अंदर ना पहले तो ध्यान रखना कि 3 परिणाम होते हैं, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक। ये तीनों ही खुद में अलग अलग क्वेश्चन है। जैसे कि कैसे पूछते हैं ये देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि लोकतंत्र के राजनीतिक परिणामों का विस्तार से वर्णन करें। पूछ सकता है, ध्यान रखना कितने नंबर में, 3 मार्क्स से क्वेश्चन में पूछ सकता है। कितने में? 3 मार्क्स में। तो इसका आंसर होता है सबसे पहला है जिम्मेदार सरकार। लोकतंत्र के अंदर क्या होती है, जिम्मेदार सरकार रहती है। सरकार के पास जिम्मेदारियां होती है, उसको काम करने होते हैं। उसको लगता है कि भाई हमने काम नहीं किए तो आने वाले कुछ समय के बाद हमारी सरकार नहीं रहेगी। दूसरी है जवाबदेही सरकार। सरकार जो भी काम करती है उसका ना जनता को और मीडिया को और विपक्षी दल को, इन सभी लोगों को क्या देना पड़ता है, जवाब देना पड़ता है। तीसरा वैध सरकार। देखो लोकतांत्रिक सरकार ना अन्य सरकारों की तुलना में बहुत ज्यादा ठीक मानी जाती है। जैसे कि आपको पता है मिलिट्री की सरकार होगी या फिर तानाशाही होगी या राजा की सरकार होगी, इन सभी सरकार से क्या है, लोकतांत्रिक सरकार एक अच्छी सरकार मानी जाती है। दूसरा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसी के अंदर पूछा जाता है कि लोकतंत्र के आर्थिक परिणामों का विस्तार से वर्णन करें। क्या वर्णन करना, क्या बताना है हमें, आर्थिक परिणामों को बताना है। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास। मतलब लोकतंत्र में क्या होता है, आर्थिक समृद्धि होती है और सभी लोगों का समान विकास होता है। कैसे होता है, समान विकास, मतलब इक्वल विकास होता है। ठीक है, पॉइंट हमारा आता है गरीबी और असमानता में कमी। लोकतंत्र में क्या होता है, गरीबी और असमानता थोड़ी सी कम हो जाती है और अन्य सरकारों की अपेक्षा में ये कम होती है। क्या होती है, अन्य सरकारों की अपेक्षा में कम। बाकी कुछ स्टेटों में लोकतंत्र होने के बाद भी गरीबी और असमानता बहुत ज्यादा फैल रही है। तो ये सब क्या होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं, उन पर ध्यान मत दो। अगला हम देख लेते हैं कि लोकतंत्र के सामाजिक परिणामों का वर्णन करें। क्या करना है, सामाजिक परिणामों का वर्णन। ये देखो भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये पेपर में 3 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में पूछ लेता है। ठीक है, हम देख लेते हैं क्या है कि लोकतंत्र के सबसे पहला सामाजिक परिणाम जो है वो सामाजिक विविधता में सामंजस्य। मतलब समाज में बहुत सारी विविधता है, उनके बीच में क्या है, आपसी
मतभेदों को खत्म करके आपसी प्रेम को बढ़ावा देता है लोकतंत्र। दूसरा है हमारा सद्भावनापूर्ण जीवन, मतलब आप चाहे किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, आपका जीवन कैसा जाएगा, एकदम अच्छा जाएगा और यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं कि राजनीतिक दलों के घटकों का वर्णन क्या, मतलब राजनीतिक दल जो भी होते हैं उसमें क्या क्या चीजें होती है, सबसे पहले कैसे मेंबर होते हैं, ये सारी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहला हमारा होता है नेता। आपको पता है कि राजनीतिक दलों के अंदर नेता का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जैसे कि बहुत सारे दलों में बहुत फेमस बहुत पॉपुलर नेता है, जिनके कारण लोग उस पार्टी के क्या है, समर्थक है, क्या है, समर्थक। और आपको पता है कि उस पार्टी को समर्थक, नेता, ये सब तो देख लिया, लेकिन कुछ सक्रिय सदस्य होते हैं जो कि समय समय पे कुछ कार्रवाई करते हैं, पार्टी के लिए अच्छे काम करते हैं, ताकि पार्टी अच्छी पोजीशन में पहुंच सके। ठीक है, ये तीनों आपके क्या है, पार्टी के महत्वपूर्ण घटक है, आप कह सकते हो, नेता, सक्रिय सदस्य और समर्थक। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विभिन्न प्रकार की दलीय व्यवस्था का वर्णन करें, मतलब भाई जो पूरी दुनिया है उसमें कितनी प्रकार की दलीय व्यवस्था है, इसको देखना है हमें इस क्वेश्चन में। सबसे पहला एक दलीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंदर आपका पूरे देश में एक पार्टी होती है और वही पार्टी चुनाव लड़ती है। किसी को चुनाव लड़ना है तो उस पार्टी में जाए और चुनाव लड़े। ये व्यवस्था कहां पे है, ध्यान रखना, एक दलीय व्यवस्था आपकी जो है ये है चाइना में। कहां पे, चाइना में। और एक नंबर के क्वेश्चन में पूछे थे कि एक दलीय व्यवस्था पूरी दुनिया में किस देश में उपस्थित है, कहां पे है, चाइना में। दूसरा आपका आता है द्विदलीय व्यवस्था, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां पे दो पार्टी, कितनी पार्टी होगी, दो पार्टी। अगर किसी को चुनाव लड़ना है तो इन दोनों पार्टी में से किसी पार्टी में जाए और चुनाव लड़े। ये व्यवस्था कहां पे है आपकी, यूएस जैसी कंट्री में है। ये व्यवस्था कहां है, यूएसए। ठीक है, तीसरी हम देख लेते हैं बहुदलीय व्यवस्था, मतलब एक ऐसी व्यवस्था जहां पे आप चाहो तो जितनी मर्जी पार्टी बनाओ और आप किसी पार्टी में जाकर लड़ सकते हो। अगर कोई पार्टी आपको सीट नहीं दे रही तो आप चाहो तो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हो। और ये व्यवस्था कहां पे है आपकी, इंडिया। ये तो सुना ही होगा ना, इंडिया। और इसके लिए हमारा आई लव माई इंडिया के नाम पे एक लाइक भी ठोक दो। क्या ठोक दो, आई लव माई इंडिया के नाम पे एक लाइक ठोक दो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को। 15 क्वेश्चन है हमारा राजनीतिक दलों के कार्यों का विस्तार से वर्णन करके, मतलब जो राजनीतिक दल होते हैं उनके पास क्या कार्य होते हैं, वो करते क्या है, ये सारी चीजें हम इस क्वेश्चन के अंदर देखने वाले हैं। सबसे पहले तो आप सभी को पता है कि राजनीतिक दल क्या करते हैं, चुनाव लड़ते हैं। भाई चुनाव लड़ना इनका मेन काम है, मेन मकसद ही इनका क्या है, चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना। ठीक है, चुनाव लड़ना। इसके बाद दूसरा काम क्या है, नीतियों को जनमत के सामने रखना, मतलब जो भी उनकी नीतियां होती है, मतलब भाई मान लो अब चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव में बताएंगे ना कि हम क्या करने वाले हो, क्या नहीं करने वाले, तो ये सब क्या करेंगे, लोगों को बताएंगे। तीसरा है सरकार बनाना और सरकार चलाना, मतलब मान लो अगर हम जीत गए तो सरकार बनाना और सरकार को चलाना, तीसरा काम। अगर हम हारते हैं तो क्या होगा, विपक्षी दल की भूमिका निभाना। अगर मान लो मैं हार गया, पूरी तरीके से राजनीतिक दल बना के हार गया, तो क्या है, विपक्षी दल की भूमिका निभाना क्या है, मेरा कार्य है। पांचवा है आंदोलन करना। अगर मान लो सरकार कोई ऐसा काम करती है जो जनहित में नहीं है तो सरकार के खिलाफ आंदोलन करना। छठा है आपका जनमत का निर्माण करना। भाई मान लो हार गया था मैं, लेकिन दोबारा क्या है कि अपने जनमत, ताकि अपने सपोर्टर्स पैदा कर सकूं, सपोर्टर्स, ताकि आगे जाके मैं इलेक्शन जीत सकूं। ये करना भी क्या है, राजनीतिक दलों का कार्य है। और सबसे लास्ट है कल्याणकारी जो कार्यक्रम होते हैं वो लोगों तक पहुंचाना, मतलब सरकार ने जो भी कल्याणकारी कार्यक्रम बनाए हैं वो लोगों तक पहुंचाना, क्योंकि कई सारे लोगों को ना सरकारी कार्यक्रम के बारे में पता ही नहीं होता। अब हम देख लेते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राजनीतिक दलों में क्या क्या सुधार किए जाने चाहिए, मतलब जो राजनीतिक दल है उनके अंदर क्या सुझाव करने चाहिए आज के टाइम पे। देखो कुछ सुधार है जो कि करना क्या है, बहुत जरूरी है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को कहा रखता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी रखता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, देख लेते हैं क्या कार्य है। सबसे पहले दल बदल कानून को सख्त किया जाए, मतलब भाई जो दल बदल है उसको क्या कर दो, पूरी तरीके से सख्त कर दो, क्योंकि दल बदल कानून तो बना दिया लेकिन आज के डेट में भी लोग क्या कर लेते हैं, दल बदल कर लेते हैं। दूसरा है आपराधिक प्रवृत्ति वाले लोगों पर रोक, मतलब राजनीतिक दल के अंदर ना वैसे लोगों को ना लिया जाए जिनके ऊपर आपराधिक मामले चल रहे हैं। तीसरा है राजनीतिक दल में समय समय पे संगठित चुनाव होने चाहिए, मतलब संगठित चुनाव करवाओ और देखो कि आपकी पार्टी में सबसे पॉपुलर नेता कौन है और उसको सीटें दो। ऐसा नहीं है कि भाई कोई आ रहा है, बाहर से आया उसको सीट दे दी, या फिर कोई बाहर से आया उसने पैसे दे दिए डोनेशन के नाम पे तो आपने उसको सीट दे दी, ऐसा नहीं होना चाहिए। और चौथा और लास्ट है कि राजनीतिक दलों के आंतरिक कामकाज को पारदर्शी बनाए रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए, पारदर्शी बनाना चाहिए, कि आंतरिक कामकाज जो है राजनीतिक पार्टी की उसको पारदर्शी बनाओ, ताकि लोग राजनीतिक दल की विचारधारा को समझ सके और लोग उसको सपोर्ट करें, लोग उसको वोट दे और वो लोगों के लिए अच्छे काम कर सके। अब हम देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, ये होमवर्क क्वेश्चन। क्या है, होमवर्क क्वेश्चन। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको होमवर्क में करना है। ठीक है,
इसमें पूछा गया है कि राजनीतिक दलों के समक्ष क्या क्या चुनौतियां आती है, इसका विस्तार से वर्णन करें। भाई ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क क्वेश्चन, इसको प्रैक्टिस कर लेना, पेपर में आने के चांसेस ज्यादा है। बाकी यहाँ पे होती है आपकी वीडियो खत्म, और यहाँ तक अगर आप आगे हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि उनके भी पॉलिटिकल साइंस में अच्छे मार्क्स आ सके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको आगे और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे और आप अपने पेपर में अच्छे मार्क्स ला सको।